श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हकीकत ये है कि आज के अंक में। श्रोताओं, अब खूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें श्री की गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार आजाद सिंह जम्वाल और विनोद कुमार। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं आजाद सिंह जम्वाल। नमस्कार। कार्यक्रम हकीकत ये है कि इस शुमारे में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जो साउथ ईस्ट एशिया में एक पैनी नजर रखते हैं विभिन्न घटनाओं पे, खासतौर से पाकिस्तान पे, श्री विनोद कुमार जी। ये विभिन्न अखबारों के साथ जुड़े रहे हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। विनोद जी, ये जो हमारा पड़ोसी देश है ना अपने यहाँ पे शांति स्थापित कर पा रहा है और ना ही हिंदुस्तान में शांति करने दे रहा है। बिल्कुल आजाद शत्रु जी, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। और आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की नीयत 1947 के बाद से ही ऐसी थी और भारत ने वक्तन वक्तन बड़े भाई की भूमिका निभाई है। जब भी कभी हमें मौका मिलता है तो इन बातों का जिक्र जरूर करता हूँ। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था, दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। स्काई इज द लिमिट, ये भी हुआ। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना इनविटेशन के लाहौर जाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि पुलवामा भी होता है, उरी भी होता है, पठानकोट भी होता है। तो हमारी नीयत, भारत की नीयत आज भी साफ है आजाद जी, और भारत एक बड़े भाई की भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। बस पाकिस्तान का रिस्पांस ऐसा होना चाहिए। क्यों, आप सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरे विश्व में जो आतंकवाद की कोई भी घटना होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। कोई भी आतंकी जो वहां पे बैठा है उसको पाकिस्तान जो है वो शरण देता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं, उनके लिए वहां पे पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की अपनी जो माली हालत है वो बहुत ही खराब है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पे आटे की बोरी के ऊपर कत्ल हो जाता है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी माली हालत बहुत ही खराब है, हम कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे। अंदरूनी हालात उनके इस वक्त इतने खराब हैं कि वो इलेक्शन भी नहीं करवा पा रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां की आर्मी जो है वो हर एक काम होता है उसमें अपना फट्टा उड़ाती है और आर्मी की वजह से इस वक्त वहां पे आतंकियों को जो मदद मिल रही है, आप देखेंगे हमारे राजौरी में जो हुआ, इस पे आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान को लगता है कि G20 की मेजबानी भारत को मिली है, वो उससे पाकिस्तान बौखलाहट में। ये जो एपिसोड हो रहे हैं या जो आतंकी हमले हो रहे हैं और जो टेररिस्ट आउटफिट के आका पाकिस्तान की ओर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं G20 के समिट में कोई खलल डाली जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये साबित करने का प्रयास किया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है और जो भारत ने संवैधानिक बदलाव किया है 5 अगस्त 2019 को, वो गलत है। बिलावल ने भी कहा अभी आकर के कि जब तक 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से वापस नहीं आ जाता है तब तक भारत से बातचीत की कोई रेलिवेंस नहीं बनता। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने इस्लामिक कंट्री में भी जाके देखा, यूनाइटेड नेशन में भी जाके देखा, किसी तरह का कोई समर्थन उनको हासिल नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो लकीर पीटने वाली बात कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि G20 समिट के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे और साबित करने का प्रयास करे कि अभी भी कश्मीर मुद्दा जिंदा है। बिलावल भुट्टो ने जो अभी SCO समिट पे बात करी, आप देखेंगे इस वक्त भारत की स्थिति जो है वो पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में उभर रही है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है, हालांकि कोविड ने हर देश में आर्थिक स्थिति को वहां पे बिगाड़ा है, लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को और वैश्विक स्तर पे जो उनकी इमेज है उसको बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाते हैं तो सभी उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, सभी देश जी। और बिलावल भुट्टो जो है वो बचकानी बातें करते हैं। बिल्कुल। हालांकि भारत ने एक बहुत साफ संदेश दिया हुआ है जी कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। लेकिन ये जो SCO का समिट है, इसमें एक ऐसा इसका सिस्टम है कि इसमें आप किसी को मना नहीं कर सकते। राइट। और बिलावल भुट्टो भी आ गए यहाँ। अगर आप उनके पूर्व प्रधानमंत्री की बात कहेंगे, वो उन्होंने वो की, हाँ, बड़े बिलावल भुट्टो शब्द बोले हैं, आप शब्द की इनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए
बिलावल भुट्टो यहाँ पे आए और अपनी मतलब बुरी तरह से गए, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है इसमें अब सिर्फ पीओजे का जो पोर्शन वापस लेना है हमने, वही एक मुद्दा रह गया है, बाकी तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर आप देखेंगे 19 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बिल्कुल नॉर्मलसी आ गई है। एक दो छुटपुट घटनाएं जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी यहाँ पे करते हैं, उसके अलावा कोई मेजर घटना यहाँ पे नहीं हुई। लोग जो है वो पीसफुली रह रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई सेपरेटिस्ट का कैलेंडर नहीं है, कोई हड़तालों का कैलेंडर नहीं है। टूरिस्ट अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट जो है वो पिछले साल यहाँ पे आया, और इस साल उम्मीद है कि ये इससे भी बढ़ के आएगा। और ये जो G20 का समिट है, इस वक्त प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास है। तो इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री ने मिलेट को बढ़ावा देने की कोशिश की है। अब देखिए कि एक ऐसा अन्न जो जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ये कहीं बिक नहीं सकता, आज वो एक हॉट केक्स की तरह बिक रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान और भारत का आपस में तुलना करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाकिस्तान कहां पे और हिंदुस्तान कहां। लेकिन आपकी जो आपने पहले बात कही कि हम हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो शांति देखना चाहते हैं। अभी आप पिछले दिनों देखेंगे शिया क्लैरिक्स को वहां पे मार दिया गया। माइनॉरिटीज की हालत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत है। जो वहां पे हिंदू वहां पे रह रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटी, एबडक्शंस, किडनैपिंग्स, किलिंग आम बात है जी। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने हालात सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक अवसर था, मौका था एससीओ समिट के दौरान कि पाकिस्तान आप बात कर सकता था। जो इस वक्त की सिचुएशन है, आर्थिक सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, आप भी भली बात जानते हैं। आईएमएफ फंडिंग करने से पहले कुछ कंडीशन रखना चाहती है। आईएमएफ की ये कंडीशंस रहती है कि जब उनको लगता है कि ये कंट्री पैसे वापस नहीं कर सकती है तो आईएमएफ की कंडीशन रहती है कि आपको उनकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। उसमें मेन कंडीशन ये रहती है कि आप अपने करदाताओं की संख्या को बढ़ाएं, बिजली के किराए को बढ़ाएं, आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अब जब ये रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर भुखमरी के हालात आ गए। जब आईएमएफ फंडिंग करता है उसकी पहली कंडीशन ये भी रहती है कि आपने राजनीतिक रेवड़ियां नहीं बांटी, यानी सब्सिडी नहीं देनी है। जब सब्सिडी बंद होगी, स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं उसका असर आम जन पर पड़ेगा। वो असर आम जन पर पड़ रहा है। और हम जब कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, जब हम उनकी बातें सुनते हैं, यूथ की बातें सुनते हैं, पाकिस्तान के यूथ की बातें सुनते हैं, तो पाकिस्तान का यूथ ये कहता है कि भारत के साथ हाथ मिलाने के अलावा अब आपके पास कोई चारा नहीं रह गया है। ये जून तक मुझे लगता है कि इतना क्राइसिस बढ़ जाएगा। रोटी के लिए कत्ल, अभी हमने देखा कि आटे की बोरी के लिए कत्ल हुए हैं। इससे पहले मैं बार बार ये जिक्र करता हूं कि ये ऐसी कंट्री है जिसमें समोसे का रेट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ती है। तो अब तो क्राइसिस और भी बढ़ गया है। एससीओ समिट इनके पास अच्छा अवसर था, लेकिन बिलावल ने बिल्कुल गलत किया। जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो शब्द चयन किए गए, हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये आतंकवाद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्टता से कहा। लेकिन बिलावल भुट्टो को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से संयम बरतना चाहिए था, उन्होंने संयम नहीं बरता। और एक और मौका संकट के वक्त में, इस वक्त संकट में है पाकिस्तान, ये मान के चलना चाहिए कभी भी गृह युद्ध हो सकता है। थोड़ा सा अदब से बात करते तो स्थितियां कुछ और होती। पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरीके की वहां पे वो चलती है उनकी पॉलिटिक्स जी, कि जब भी उनको क्राइसिस आता है वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा किसी न किसी देश को बेच देते हैं। आप देखेंगे चाइना को उन्होंने अक्साई चीन जो है वो बेच दिया। हाँ। उसके बाद दोबारा से क्राइसिस आया तो उन्होंने उनके साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह की क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान झेल रहा है और जो रिवोल्ट वहां पे हो रहा है, आप देखें आए दिन बलोच मिसिंग पर्संस की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा बलोचिस्तान के जो वहां पे नेशनलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद जो है वो कर रहे हैं और काफी सारे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं, सीएपीएफ के लोग हैं, वो मारे जाते हैं उन हमलों में। दूसरी तरफ सिंध में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ, कराची में देखेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक पंजाबी डोमिनेशन है पाकिस्तान के अंदर कि हर कोई जो उनका रिसोर्स है वो पाकिस्तान ही यूटिलाइज कर जाता है और बाकी किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में आप समझते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं? डेफिनेटली। जो
स्थितियां बनी हुई हैं, मुझे लगता है कि जो भारत ने रेजोल्यूशन पास किया है, पीओके इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, और पीओके के लोग बड़ा लाइक करते हैं भारत की नीतियों को जी। खासतौर पर 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमने उनके इंटरव्यू सुने हैं। विद इन पाकिस्तान भी आवाज उठ रही है। अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम पर आईएसआई या आतंकी संगठन जो है वो हुकूमत ना करे, असल में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे। वो चाहते हैं कि जब तक डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं होगी, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाए। आज क्या रुतबा है भारत का, आज क्या रुतबा है भारत के नागरिकों का दूसरे मुल्कों में, आज क्या रुतबा है भारत का कोई मंत्री बाहर जाता है, और वहीं जब तुलना वो करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के गणमान्य लोगों के एयरपोर्ट पे उनकी तलाशी ली जाती है, ये तुलना वो करने लगे हैं। इसलिए जब जनता इस चीज को मानती है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जरूरत है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी सरकार, हमारी मुल्क की नीतियां गलत है, और साइमल्टेनियसली पड़ोसी मुल्क जो है लगातार तामीर और तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आवाज बुलंद हो। पीओजे के जो लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो बार बार मांग करते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ, ये जम्मू कश्मीर है उसके साथ वापस जाना है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो हम यहां से जो प्रोजेक्शन करते हैं, आप देखिए हमारे ट्यूलिप गार्डन में कितने लोग आए, रेलवेज में हमने सबसे जो हाईएस्ट पुल है जो जम्मू कश्मीर में निर्माण किया। अगर हम देखें अभी 5 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जी, वो जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए हैं, और यहाँ की आबादी 1 करोड़ 25 लाख है। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेशनल हाईवे यहाँ पे बन रहे हैं, अभी कटरा नेशनल हाईवे बन रहा है, डायरेक्टली लखनपुर टू डोडा हाईवे बन रहा है, जम्मू पुंछ की जो कनेक्टिविटी है, पुंछ से उड़ी की जो कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम जब भी कोई बात करते हैं तो डेवलपमेंट की ही बात हो, लेकिन हम जब पीओजेके की बात करें तो वहां पे टेररिस्ट कैंप्स की बात होती है, वहां पे भुखमरी की बात होती है, वहां पे लैक ऑफ जो आपका मेडिकेयर है वो उसकी बात होती है। मेनलैंड पाकिस्तान से लोग पीओजेके में वहां पे बसाए जा रहे हैं ताकि पीओजेके के लोगों की आवाज को दबाया जा सके। आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख की आबादी में ही आपके पास यहाँ पे 3 ट्यूलिप गार्डन, जी, जम्मू में आपके पास रोज गार्डन है। यूनिवर्सिटीज की आप देखेंगे, बात करेंगे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, अनंतनाग में यूनिवर्सिटी, बारामूला में यूनिवर्सिटी, और इसके बनिस्बत आप बात करेंगे पीओजेके की तो वहां पे तो आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। शुरू मैंने स्टोरीज फाइल की थी, राजे आप भी साथ ही में थे, जब बस सेवा शुरू की गई थी। जी हाँ, बस सेवा के दौरान जो वहां से उस पार से पीओके से लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ से वो प्रेशर कुकर लेके जाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या होगा। एक मेरे मित्रों ने खुद मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं पीओके गया हुआ था, तो मैं अपने कजन के साथ साइकिल लेके गया जी, चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, मीनवाइल साइकिल कोई चोरी करके ले गया। अच्छा, और कहता है, मेरा कजन कहता है, पहले मुझे साइकिल के पैसे दोगे तब मैं तुम्हें घर तक ले जाऊंगा। यानी ऐसी हालत वहां पे बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अपनी तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक आप सांप पालोगे, कहीं ना कहीं सांप डसेगा आपको। आतंकवाद का असर उन पर पड़ेगा, पड़ भी रहा है, और आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूं जून के बाद और भी कुछ हो सकता है। जैसे मैं गृह युद्ध की बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इन्फ्लेशन रेट 35 हो, जिसका मैं आपको बता रहा हूं टोटल बजट का 40% वो डिफेंस और रीपेमेंट पर करते हैं। 60% में वो क्या चला पाएंगे? मतलब क्या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर पाएंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के नेताओं से तो उम्मीद नहीं कर सकता, उनको इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि कौन सा रोड मैप इख्तियार किया जाए कि भारत की तर्ज पर, भारत के साथ मिलकर के कैसे दोस्ताना रिश्ते बना करके हम अपने देश की यानी पाकिस्तान की तरक्की कर सके, उनको सोचना चाहिए। विनोद जी, एक अगर हम पाकिस्तान की इतिहास देखें तो जब भी वहां पे लोकतंत्र आया, उसके बाद एक दौर वहां पे आर्मी रूल का आ गया, जनरल जियाउल हक हो या मुशर्रफ हो, अभी भी वहां पे जो जनरल बाजवा एक रिजीम का सिस्टम बना के गए हैं वही है, और बार बार वहां के लोग जो है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में कि जब वहां पे खाने को पैसे नहीं है, आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है, क्या वहां पे इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, इलेक्शन जरूरत है। मैं ये कहता हूं इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जरूरत है। और अब इस वक्त जो हालात बने हैं पाकिस्तान के, आर्थिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक
अवेयर हो चुकी है। वो चाहती है कि हमें एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार मिले जिस पर ना आईएसआई की परछाई हो, ना ही आर्मी की परछाई, ताकि वो एक चुनी हुई सरकार, पहली सरकारों को मैं चुना हुआ नहीं मानता हूं, वो जो डायरेक्शंस आती थी, जो स्क्रिप्ट आईएसआई लिखती थी, जो आर्मी के लोग लिखते थे, उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सरकारें बनती थी। लेकिन अब पब्लिक चाहती है, वहां के लोगों का रुख हमने देखा है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को उठ खड़ा होना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कैसी हुकूमत उनको चाहिए। ऐसे हालात में हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ चले, आतंकवाद से अपना नाता तोड़ दे। जो लोग वहां के चाहते हैं कि यहाँ पे पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए ताकि व्यापार भी बढ़े, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने की, जो एक टेररिज्म का गलबा है पाकिस्तान के ऊपर वो खत्म होना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो जो है वो आतंकी हमले में मारी गई, उनके मुशर्रफ के ऊपर आतंकी हमले हुए। और हालांकि लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट से और आर्मी की सपोर्ट से पिछली बार जब इलेक्शन जीती उन्होंने, तो वहां पे ये जो कट्टरवाद बढ़ रहा है जिसको आर्मी भी बढ़ावा दे रही है और वहां के पॉलिटिशियंस भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि कट्टरवाद को बढ़ावा देना जो है वो पाकिस्तान के हक में एक अच्छी बात है? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की नीतियां शुरू से ही गलत रही हैं। कट्टरवाद को लेकर के वो शुरू से ही चलता है। और मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान की इतिहास की 12वीं किताब के 33वें पन्ने में ये लिखा हुआ है कि जो बुद्ध की पूजा करता है वो काफिर है। मतलब माइनॉरिटीज को, अपने बच्चों को, मैं 8वीं का भी जिक्र कर सकता हूं, लेकिन 12th क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, फॉर्मेटिव एज है। हिस्ट्री की किताब के 33वें पन्ने पर लिखा हुआ है कि जो बुद्ध की पूजा करता है, और जिक्र किया है हिंदू और सिख, ये काफिर है। आप बताओ, आप अपनी जनरेशन को इतना कट्टर बना दोगे, इतना कट्टर बना दोगे, तो वो देश कैसे धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा? उससे तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वो सेकुलरिज्म की बात करेगा जी। इसलिए वहां से ये उम्मीद रखना कि वो सेकुलर कंट्री बन पाएगी या सेकुलर क्रेडेंशियल उनका कभी बन पाएगा, मुझे नहीं लगता। ये सेकुलर कंट्री तो वो बन नहीं सकते। अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें, वहां पे हिंदूज की बात करें, जब पार्टीशन हुआ तो लोग कहते हैं कि वहां पे 27% के करीब, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि 22% के करीब हिंदू माइनॉरिटी वहां पे थी। इसके अलावा क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी वहां पे कुछ थे, लेकिन अभी सिंगल फिगर में आ गए, सिंगल फिगर में आ गए हैं। अब कहते हैं कि 1.5 से 2% वहां पे हिंदू माइनॉरिटी है और लगातार हम देखें तो माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार वहां पे जो तशद्दुद है वो बढ़ रहा है। किडनैपिंग्स, उनकी बच्चियों की कन्वर्जन, किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग। आप देखेंगे बहुत अच्छे सिख व्यापारी पिछले दिनों में मारे गए हैं, कुछ डॉक्टर्स मारे गए, उनको जलील किया जाता है। जो ब्लास्फेमी का वहां पे एक्ट है उसमें एक क्रिश्चियन लेडी जो है, इसके अलावा कितने लोग हैं, कई 100 के हिसाब से कहते हैं, और जिसमें सजा जो है वो सीधी फांसी है जी, उसमें आपको कोई माफी नहीं मिल सकती जी। तो ऐसे कानून लगा के पाकिस्तान क्या समझता है कि कहीं पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके करीबी मुल्क कतर की बात करे, सऊदी की बात करे, यूएई की बात करे, उन्होंने भी पहले तो बिना वजह उनको आर्थिक तौर पर मदद की, लेकिन अब हाथ उन्होंने खींच लिया है, क्योंकि कोई भी बदनाम व्यक्ति के साथ दोस्ताना रिश्ते रख करके अपनी सफेद कमीज पर दाग नहीं पड़ना देना चाहते। अब पाकिस्तान को, ये भारत को श्रेय जाता है कि भारत ने हर फोरम में जाकर के पाकिस्तान की असलियत को बताया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी किनारा कर लिया। तो आपस में जो हमने अभी बातचीत की है तो उसमें एक यही हम निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान को अपने तौर तरीकों को संभालना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, बेवजह फेकड़ी दिखाना है उसको बंद करना चाहिए, और अपने जो अंदरूनी हालात हैं उनको सुधारने के लिए अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद विनोद जी। धन्यवाद आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार और आजाद सिंह जौनवाल। इसके साथ ही हकीकत ये है का ये अंक संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। श्रोताओं, अभी आपने सुना हकीकत ये है।